हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की क्लासेस चल रही थी और हमने धारा 1 से लेकर के धारा 11 तक की चीजें पढ़ ली थी। धारा 11 आज से हम स्टार्ट करेंगे धारा 12। धारा 12 से पहले की जो चीजें हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे जाकर पहले पढ़ लेंगे। अगर आप उसे पढ़ेंगे पहले तभी आपको ये मेरा क्लास जो है वो समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे धारा 12। तो हम स्टार्ट करते हैं धारा 12। धारा 12 में क्या लिखा हुआ है? धारा 12 में लिखा हुआ है कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा। कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा, कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा। आगे समझ में? अब हम समझते हैं कि ये है क्या आखिर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यायालय, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध है और अपराधों के लिए जो सजा दी जाती है न्यायालय के द्वारा, वह किस न्यायालय के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है सिविल न्यायालय। जो भी अपराध है, जो भी दिशा निर्देश इस अधिनियम में धाराओं के तहत दिए गए हैं, जो भी आपने पढ़े, वो सभी होंगे सिविल न्यायालय के द्वारा। ठीक है, हम समझते हैं कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा। इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और दूसरा है एक किसी उच्च वर्ग का व्यक्ति, उच्च जाति का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब इस अनुसूचित जाति के खिलाफ उच्च वर्ग द्वारा कोई अपराध किया जाता है। इसके खिलाफ उच्च वर्ग द्वारा कोई अपराध किया जाता है। ठीक है, अब अपराध कर देता है तो यह व्यक्ति जाता है शिकायत करने। आगे समझ में? अब देखिए, शिकायत करने के बाद डायरेक्ट इस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। जब तक जांच में यह प्रूफ नहीं हो जाता कि क्या वास्तव में इसने अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध किया है, तब तक इस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। आगे समझ में? अब हम मान लेते हैं इसने किया, यहाँ पर जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट करी या फिर इसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। अब क्या होगा, रिपोर्ट के बाद जांच की जाएगी। ओके, अब जांच में थोड़ा समय लगता है। हम मान लेते हैं कि जांच में लगभग लग रहा है 1 महीना। 1 महीने लग गए इसकी जांच करने में। ओके, अब इस 1 महीने के अंतर्गत ये जो टाइम पीरियड होगा, इसमें जो ये व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, इसे अपराधी समझा जाएगा या अपराधी नहीं समझा जाएगा, ये सोचने की बात है। तो धारा 12 में यही कहा गया है कि कुछ मामलों में न्यायालय अपने आप कुछ उपधारणाएं करेगी। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में हम देखें तो इस कंडीशन में न्यायालय द्वारा यह उपधारणा किया जाएगा कि उच्च वर्ग का जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, इस व्यक्ति ने अस्पृश्यता के आधार पर ही अपराध किया है। चाहे जांच में अभी सिद्ध हुआ हो चाहे ना सिद्ध हुआ हो, जब तक जांच चलेगी तब तक यही समझा जाएगा कि इस व्यक्ति ने अस्पृश्यता के आधार पर ही अपराध किया है। चाहे जांच हो जाने के बाद यह प्रूफ हो जाए कि यह सब बातें गलत थी, इसने अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध नहीं किया है। आगे समझ में? यही है आपकी धारा 12। एक बार और समझा देती हूँ। धारा 12 के तहत न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि जब तक जांच हो रही है तब तक इस व्यक्ति को क्या समझा जाए, अपराधी समझा जाए या नहीं समझा जाए। तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि इस व्यक्ति को अस्पृश्यता के खिलाफ अपराध करने वाला व्यक्ति ही समझा जाएगा, मतलब एक तरह से अपराधी ही समझा जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धारा 13 की। धारा 13 में क्या दिया हुआ है? धारा 13 में दिया हुआ है सिविल न्यायालयों की। देखिए, आप ये बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें। सिविल न्यायालयों के अधिकारिता की परिसीमा, अधिकारिता की परिसीमा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि न्यायालयों के अधिकारों की भी एक सीमा रखी गई है। इस अधिनियम के तहत अभी तक आपने पढ़ा, अपराध के लिए जो भी सजा दी गई है, हम मानते हैं 1 से 6 महीना दी गई है, 6 से 12 महीने दी गई है। आपको
अभी मृत्युदंड की सजा नहीं दिखी होगी। इसका मतलब क्या है कि इस अधिनियम के तहत मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि न्यायालय यह निर्देश देता है कि फला फला व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति के लिए भी धारा 13 में सिविल न्यायालयों के अधिकारों की एक सीमा रखी गई है कि आप अपने अधिकारों का यूज वहीं तक करेंगे जहां तक ये आपके अधिकार इस अधिनियम के तहत अनुकूल हो। अगर इस अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिकूल आपकी ऐसी जो भी अधिकार है अगर होंगे तो यह उचित समझा नहीं जाएगा। किस अधिनियम के, किस धारा के तहत? धारा 13 के तहत। आगे समझ में, जैसे किसी की संपत्ति है, जो भी अपराधी व्यक्ति है उसकी संपत्ति है, उसकी कुर्की का भी एक प्रावधान रखा गया है इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इसकी कुर्की अगर इसने अपराध ज्यादा नहीं बड़ा नहीं किया, इसने कोई छोटा अपराध किया है और न्यायालय को यह जो अपराध के लिए जो दंड देना चाहिए था सही में असली में वो यह था कि इसके कुछ भाग का, इसकी संपत्ति के कुछ भाग का संपहरण कर लो या कुर्की कर लो, लेकिन न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि इसके संपत्ति का संपूर्ण भाग जो है संपहरित कर लिया जाए। तो ये क्या माना जाएगा? न्यायालय द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए धारा 13 के तहत सिविल न्यायालयों के अधिकारों की भी एक सीमा रखी गई है। आगे समझ में, ये है धारा 13। अब हम आगे बढ़ते हैं और धारा 14 की बात करते हैं। धारा 14 के तहत किया गया है, लिखा गया है कंपनियों द्वारा अपराध। कंपनियों द्वारा अपराध, जैसे अभी तक आपने ये पढ़ा कि किसी उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है एससी के खिलाफ तो उस अवस्था में क्या दंड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ना होकर एक पूरी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उस स्थिति में क्या होगा? आगे समझ में, तो हम देखते हैं। कंपनियां हैं, जो कंपनियां, जो शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, कंपनियों के तहत कोई फर्म हो सकता है, कोई निकाय हो सकता है। ठीक है, कंपनियों के अंतर्गत कोई भी ऐसा समूह हो सकता है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के लिए मानते हैं कि कोई स्कूल है। अब इस स्कूल ने किसी एससी के खिलाफ कोई अपराध कर दिया, मतलब मान लेते हैं कोई एससी का बच्चा जो है, अनुसूचित जाति का कोई बच्चा एडमिशन लेने आया था और इस स्कूल ने एडमिशन देने को मना कर दिया। अब इस स्थिति में अपराधी किसे समझा जाएगा? तो इस स्थिति में अपराधी पूरे स्कूल को समझा जाएगा, मतलब स्कूल का कोई डायरेक्टर होगा, ठीक है, उसे भी अपराधी समझा जाएगा, कोई मैनेजर होगा, ठीक है, टीचर्स होंगे, स्टाफ, जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, सभी को इस अधिनियम के तहत अपराधी समझा जाएगा। आगे समझ में, अभी एग्जाम्पल था स्कूल को लेकर के। कंपनियों की बात करें तो कंपनियों के अंतर्गत चाहे उसका प्रबंधक हो, चाहे उसका निदेशक हो, चाहे उसका सचिव हो या फिर कोई अन्य अधिकारी हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, जो उस समय पर कंपनी में जो भी काम कर रहा होगा हर व्यक्ति को अपराधी समझा जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने यह जाकर मतलब सबूत दे दिया कि जिस वक्त अपराध हो रहा था उस वक्त मैं नहीं था या मैं नहीं थी और मुझे इस अपराध के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये प्रूफ दे देता है। हम मान लेते हैं कि इस ऑफिस का प्रबंधक जा करके और ये प्रूफ दे देता है कि जिस वक्त ये अपराध हो रहा था उस वक्त मैं नहीं था और मुझे इस अपराध के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रूफ चाहिए इसके लिए, ठीक है, प्रूफ दे देता है तो वह व्यक्ति बच सकता है। आगे समझ में, नहीं तो कंपनी के जितने भी लोग हैं, प्रबंधक, सचिव, एम्प्लॉइज, सारे जो होंगे वो इस अधिनियम के तहत दंड के भागीदार होंगे। यही है कंपनियों द्वारा अपराध। आगे समझ में, अब बढ़ते हैं आगे। अब धारा 14 के अंतर्गत एक और धारा आती है। धारा 14 के अंतर्गत है 14 का, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लिखा है? सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही हेतु संरक्षण, ठीक है,
इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि एससी के खिलाफ कोई अपराध होता है और वो ये सोचता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की गलती से हमारे ऊपर ये हुआ है आज, ठीक है, और वो जाकर के केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ कोई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ कोई शिकायत करता है, ठीक है। या फिर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये है कोई बस्ती अनुसूचित जाति की, ओके, किसी राज्य में एक छोटी सी कोई कस्बा है या कोई गांव है, वहां पे अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं या फिर कोई एक ही व्यक्ति रहता है, ठीक है, बाकी सारे उच्च जाति के लोग रहते हैं। अब इस स्थान में सर्वे किया गया और ये पाया गया कि यहाँ पर से रेलवे लाइन ले जाना बहुत जरूरी है। आगे समझ में, यहां से रेलवे लाइन ले जाना बहुत जरूरी है, ये, ठीक है। अब इस रेलवे लाइन को ले जाने में रास्ते में इसका क्या पड़ रहा है? घर पड़ रहा है या फिर अनुसूचित जाति की कोई भूमि उसके मार्ग में पड़ रही है। अब इस स्थिति में क्या होगा? सरकार को, देखिए, सरकार को जनता के हित के लिए कार्य करना पड़ता है, जनता के हित के लिए कार्य करना पड़ता है। रेलवे लाइन अगर यहाँ पे से जाएगी, अगर परिवहन, देखिए रेलवे लाइन जाएगी, इसका मतलब क्या है कि परिवहन जो है वो सर्वसुलभ हो जाएगा, ठीक है। परिवहन तो हर किसी के लिए होता है। तो ये जो इनका कार्य है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कार्य है, ये इनके खिलाफ कोई अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध या नॉर्मली कोई अपराध नहीं समझा जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ से रेलवे लाइन प्रस्तावित हो गई और केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि यहाँ पे आसपास जितनी बस्तियां हैं, जो भी घर हैं, जिनकी भूमि है, वहां से हटा लिए जाएं, ठीक है। अब देखिए, सरकार यहाँ से हटाती है तो उनका मुआवजा भी तो देती है। मुआवजा देने के अलावा अगर किसी को भूमि, अगर मुआवजा नहीं चाहिए, हाँ, उसके अलावा नौकरियां भी देती है, ठीक है। सरकार किसी का भी स्थान फ्री में नहीं लेती है, सरकार उसके एवज में उनको उतना देती भी है, ठीक है। अब इन्हीं सब बातों में ये अनुसूचित जाति चला जाए और शिकायत कर दे कि हमारे घर को हटाया जा रहा है क्योंकि हम अस्पृश्य हैं, ठीक है, हमारे घर को हटाया जा रहा है, वहां से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो इस स्थिति में अपराध नहीं माना जाएगा, इसकी बात भी नहीं मानी जाएगी। यही अर्थ है सद्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण। और संरक्षण किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को प्राप्त है। आ गया समझ में? तो ये अभी इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से धारा 14 का तक हो गया है, धारा 15 से लेकर के धारा 17 तक की चीजें कंप्लीट करती जाएंगी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।